ये कहानी है 1942 की, जब यूएसएस एंटरप्राइज नाम का एक शिप अपने 2000 फौजियों के साथ तैयार था जापानीज से बदला लेने के लिए। उस शिप पर कई टॉर्पीडो बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स थे। उन्हीं में से एक बॉम्बर जो समंदर के ऊपर प्रवास कर रहा था। 3 लोग थे जो इस जहाज में सवार थे। जहाज का पायलट हैरोल्ड डिक्सन, बम्बार्डियर टोनी पेस्चुला और रेडियोमैन जीन एलरिच। वो जहाज बादलों में कहीं खोकर अपनी डायरेक्शन से भटक गया। वो बहुत दूर निकल चुके थे कि अब उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे और जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने वाला था। डिक्सन उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि फ्लेयर्स, स्मोक कैंडल्स और फर्स्ट एड किट अपने साथ रखना और पैराशूट भी उठा लेना। फ्यूल अब ख़त्म हो चुका था और जहाज़ उन्हें समंदर में लैंड करना पड़ा। ये समंदर था पैसिफिक ओशन, जहाँ किसी का खो जाना यकीनी मौत है। अब जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और जहाज़ के डूबने से पहले उन्हें अपना ज़रूरी सामान निकालना था। डिक्सन जहाज़ से बाहर निकलता है और राफ्ट खोलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एलरिच और पेस्चुला की बेल्ट नहीं खुलती। वो दोनों जहाज़ के साथ ही डूब रहे होते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद उनकी बेल्ट खुल जाती है और वो लोग भी जहाज़ से निकलकर सरफेस पर आ जाते हैं, जहाँ डिक्सन अभी तक कोशिश कर रहा होता है राफ्ट खोलने की। उनके पास एक टॉर्च होती है जिसकी मदद से वो कोशिश कर रहे होते हैं कि राफ्ट खुल जाए, लेकिन वो टॉर्च भी उनके हाथ से छूट जाती है और पानी में गिर जाती है। मगर कुछ ही मेहनत के बाद वो राफ्ट उनसे खुल जाती है। अब जहाज डूबने के बाद वो एक लाइफ राफ्ट यानी जान बचाने वाली एक छोटी कश्ती में सवार हैं। लेकिन वो कश्ती इतनी छोटी है कि वो तीनों उसमें एक साथ सो भी नहीं सकते। सब जरूरत का सामान जहाज के साथ ही डूब चुका था। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी कश्ती, 3 लोग, खुला समंदर और बेरहम सूरज। समंदर में उनका ये पहला दिन था और उनको यकीन था कि यूएस नेवी उनको बचा लेगी, और ऐसा होता भी है। उन्हें दूर आसमान में एक जहाज दिखाई देता है। डिक्सन एलरिच और पेस्चुला से पैराशूट और फ्लेयर्स निकालने का कहता है, जो कि पहले ही डूब चुके थे। वो उस जहाज़ को मदद के लिए पुकारते हैं, अपनी शर्ट्स लहराते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो जहाज़ उनको नहीं देख सका और गुजर गया। डिक्सन कहता है कि ये उनके लिए आखिरी मौका था, क्योंकि अब उनके लिए इस तरफ कोई सर्च ऑपरेशन नहीं होगा। वो अब हमारी तलाश अब किसी और तरफ करेंगे। इन तीनों में हैरोल्ड डिक्सन, जो कि जहाज़ का पायलट है, वो सबसे सीनियर है। वो उनको ऑर्डर्स देता है कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो सब निकाल कर बाहर रखो। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। एक गन, 2 मैगजीन्स, एक चाकू, एक फ्लायर, एक वायर, एक 20 फीट की रस्सी, एक सीटी और एक वाटर बैग, मगर खाली। डिक्सन कहता है कि हमें कुछ सामान कम करना होगा, क्योंकि राफ्ट पर इतना सामान नहीं रख सकते। वो उनसे कहता है कि हमें अपने जूते समंदर में फेंकने होंगे। जब वो दोनों अपने अपने जूते फेंक चुके तो वो ये देखकर हैरान होता है कि डिक्सन अपने जूते नहीं फेंकता। उसने कहा कि अगर हम ज़मीन पर उतरे तो किसी एक को चलना होगा। अंदाज़ा लगाता है कि इस वक्त वो कहाँ है। उसके अंदाजे के मुताबिक सामने 1900 मील पर हवाई, पीछे की तरफ 1000 मील समोआ और दाएं जानिब 6000 मील पर साउथ अमेरिका है। और अगर वो इसी तरह एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते रहे तो वो हवाई पहुंच जाएंगे। पेस्चुला कहता है कि हम पहुंचने से पहले ही भूख प्यास से मर चुके होंगे। एलरिच कहता है कि समंदर में मछलियां हैं, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। 2 दिन हो चुके हैं और किसी ने कुछ नहीं खाया। वो अब मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने सामान में से 20 फीट की रस्सी और मैगजीन के स्प्रिंग को हुक बनाकर मछली के लिए एक फंदा बनाते हैं। मछली उसमें फंस भी जाती है, लेकिन वो उस रस्सी को ही काट खाती है और उनके हाथ कुछ भी नहीं आता, जिस पर एलरिच कहता है कि शायद समंदर में कोई और है जो हमसे भी ज्यादा भूखा है। एलरिच गर्मी से तंग आकर समंदर में कूद जाता है। वो तैरता हुआ कुछ ही दूर जाता है कि पेस्चुला उसको कहता है, मैंने सुना है इस समंदर में शार्क्स हैं, और एलरिच शार्क के खौफ से वापस राफ्ट पर आ जाता है। 5 दिन गुजर चुके हैं और तीनों शदीद भूखे प्यासे हैं। शदीद प्यास के हाथों मजबूर होकर पेस्चुला अपने हाथों में समंदर का पानी भरता है, लेकिन साथ ही बैठा डिक्सन ये कहकर हाथ से पानी गिरा देता है कि ये पानी तुम्हें और भी बीमार कर देगा। डिक्सन को याद आता है कि उसकी जेब में एक पेंसिल है। डिक्सन कहता है कि मैं इससे एक चार्ट बना सकता हूँ, और वो अपनी लाइफ जैकेट पर एक नक्शा बनाता है।
जिससे वो कैलकुलेट करता है कि वो कहाँ डूबे थे, कितने दिन से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं और अब वो कहाँ हैं। उन्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्लोजेस्ट आइलैंड पर पहुंचना है। पेस्यूला कहता है कि उन्हें अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी क्योंकि नक्शे के मुताबिक वो जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो डायरेक्शन गलत है। अपनी डायरेक्शन शिफ्ट करने के लिए वो राफ्ट की हैंड रेल उतारते हैं और इसको लाइफ जैकेट के साथ बांध कर वो इसका एक एंकर बना लेते हैं जो उनको गलत डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने से रोकेगा। और जब डिक्सन उसको पानी में फेंकता है तो वो वाकई काम करने लगता है, लेकिन प्यास से उनका बहुत बुरा हाल है और वो तीनों मिलकर अब खुदा से दुआ मांगते हैं। एल्ड्रिच कहता है कि हमने कोई अच्छे काम नहीं किए, लेकिन हम मुश्किल में हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। डिक्सन कहता है कि हमारी तरह जितनी भी कश्तियां समंदर में भटक गई हैं, सबको उनकी मंजिल मिल जाए। पेस्यूला कहता है कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा ये भी कि हमें अब बारिश चाहिए। लेकिन बारिश नहीं होती, जिस पर पेस्यूला मायूस हो जाता है, जिस पर एल्ड्रिच कहता है कि मायूस मत हो और खुदा को कुछ वक्त दो। और उसी रात बारिश हो भी जाती है। वो तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद ये पानी की पहली बूंद थी। एल्ड्रिच सुबह शाम कांटा लटकाए बैठा रहता है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका। डिक्सन कहता है कि मैंने आज तक तुम जैसा पेशेंस वाला आदमी आज तक नहीं देखा। तुम इतने दिन से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ सके। इसलिए उसके कांटे के आस पास मंडलाती हैं और चली जाती हैं। फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालता है। डिक्सन उसे मना करता है, कहता है कि मैंने तुम्हें चाकू निकालने के लिए मना किया था क्योंकि इससे राफ्ट को नुकसान होगा। वो चाकू से मछलियों पर वार करने लगता है। डिक्सन उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो इससे राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दफा तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने राफ्ट में चाकू मार ही दिया हो, लेकिन वो चाकू असल में एक शार्क को लगता है जिसे वो उठाते हैं और राफ्ट पर खा लेते हैं। लेकिन अब एक और मसला हो गया है। शार्क का खून समंदर में गिरने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स आ जाती हैं जो उनके राफ्ट के आसपास मंडलाने लगती हैं। रात के वक्त अपना मुंह धोने के लिए एल्ड्रिच समंदर में अपना हाथ डालता है। एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर लेती है जिससे उसका हाथ शदीद जख्मी हो जाता है। समंदर में अब इनका 15वां दिन है और पेस्यूला अपने हाथ में गन लिए निढाल बैठा था। एल्ड्रिच आहिस्ता से उसे कहता है कि मुझे अपनी गन दो अगर तुम खाना चाहते हो। एल्ड्रिच उससे गन लेता है और अपने सामने फायर करता है जिससे वो एक परिंदे को मार गिराता है जो उनकी राफ्ट पर आकर बैठा था। डिक्सन जो सो रहा था घबरा कर चिल्लाने लगता है और जब उसे मालूम होता है कि एल्ड्रिच ने एक परिंदा मार गिराया है तो वो उसको उठाने के लिए समंदर में छलांग लगा देता है। वो जैसे ही उस परिंदे को उठाता है तो उसके पीछे अचानक एक बहुत बड़ी शार्क निकल आती है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर राफ्ट तक आने में कामयाब होता है और एक बार फिर उन्हें खाना नसीब हुआ, लेकिन वो शार्क अब हर वक्त उनका पीछा ही करती रहती है। 20वें दिन जब डिक्सन की आंख खुली और उसने उन दोनों को सोता हुआ देखा तो वो उन पर चिल्लाने लगा कि मैंने तुम लोगों को ऑर्डर्स दिए थे कि हर वक्त एंकर पर नजर रखना, लेकिन तुम दोनों की सोने की वजह से शायद हम अपनी डायरेक्शन से भटक चुके हैं। मैंने तुम लोगों को ऑर्डर्स दिए थे लेकिन तुम लोग ड्यूटी पर सो रहे हो। एल्ड्रिच कहता है कि अब हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से इस हाल में हैं। तुम्हारी वजह से हम इस रास्ते पर दूर निकले और तुम्हारी वजह से हमारा राब्ता टूट गया। डिक्सन कहता है कि हाँ, जब हम जहाज पर थे तो कुछ लम्हों के लिए मैं सो गया था जिसकी वजह से हमने रास्ता खो दिया। हमारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं पायलट हूँ जिसने अपना जहाज अपना क्रू खो दिया। वो उन दोनों से माफी मांगता है और इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। एल्ड्रिच कहता है कि ये मैप काफी नहीं है, लेकिन यही हमारे पास एक चीज है जो हमें घर तक पहुंचा सकती है। डिक्सन को अचानक ख्याल आता है कि उसके जूते कहाँ हैं। उनको काट कर चप्पू बना लेता है। अब वो इस चप्पू से अपनी डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। अब उन्हें समंदर में 30 दिन हो चुके हैं। वो तीनों बहुत बुरी तरह निढाल हैं। अब उनमें इतनी भी एनर्जी नहीं रही कि वो चप्पू चला सके। उसी दिन एक भयानक तूफान आता है। डिक्सन एल्ड्रिच से कहता है तुम याद रखना कि पेस्यूला को तैरना नहीं आता। अचानक एक बड़ी लहर डिक्सन को राफ्ट से गिरा देती है। वो बहुत मुश्किल से राफ्ट को पकड़ पाता है। डिक्सन को नजर आता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी लहर है जो उनको डुबोने वाली है। वो लहर उनको उल्टा देती है और उनका बचा कुचा सामान भी पानी में डूब जाता है। अब राफ्ट उलट चुकी है और डिक्सन और एल्ड्रिच राफ्ट को एक तरफ से पकड़े हुए तैर रहे थे। वो तीनों राफ्ट को मिलकर सीधा करते हैं और उसमें फिर से बैठ जाते हैं। अब तूफान थम चुका है। वो अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। उन्हें समंदर में अब कुछ न कुछ दिखाई
दिखाई देने लगता है। उन्हें शराब दिखाई देते हैं। उन्हें अब यकीन हो चुका है कि वो अब नहीं बचेंगे। वो मायूसी की बातें करने लगते हैं, लेकिन पेस्युला कहता है कि हम इतनी दूर आकर अब हार नहीं मान सकते, और वो अपने हाथों से अब चप्पू चलाने लगता है। लेकिन वो कब तक ऐसा कर सकते थे? वो थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से उनका गला सूख चुका था। डिक्सन चुल्लू में समंदर का पानी भरता है और पी लेता है। उसी वक्त एल्ड्रिच कहता है कि मैंने सामने कुछ हरा सा देखा है, और तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं। वो वाकई एक आइलैंड था। वो तीनों उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और तीनों अपने हाथ से चप्पू चलाकर उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। 34 दिन बाद उन्हें जमीन मिली है। 20 फरवरी 1942 को पुका पुका आइलैंड पर उतरते हैं। उन्होंने 1000 मील से भी ज्यादा का सफर किया। वो उस आइलैंड पर 2 झोपड़ियां देखते हैं और उसी तरफ चल पड़ते हैं। डिक्सन को नेवी क्रॉस से नवाजा जाता है कि उसने अपने क्रू को बचाने के लिए लीड किया, लेकिन फिर उसने कभी किसी मिशन में जहाज नहीं उड़ाया। पेस्युला को जो इंजरीज हुई उसकी वजह से वो नेवी में अपना करियर नहीं बना सका। 1986 में उसकी मौत पर उसकी बाकियां समंदर में बहा दी गईं। एल्ड्रिच रेडियोमैन की हैसियत से नेवी को सर्व करता रहा और 1946 में उसने पेस्युला की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली। और आखिर में इन तीनों की असल तस्वीर दिखाई जाती है, जिसमें ये तीनों अपनी राफ्ट पर बैठे थम्स अप करते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।